मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। लेकिन चुनाव में आदमी ही आदमी को देता है, आदमी की ही आदमी से अपेक्षा रहती है। बिहार का चुनाव चल रहा है और आदमी की ही अपेक्षा है। लेकिन जो शेर मैंने शुरू में सुनाया कि जो मुंसिफ यानी फैसला सुनाने वाले हैं वही जब कातिल हों तो क्या वो मेरे हक में फैसला देंगे। तो बिहार के जो कातिल हैं, जो माफिया हैं, जो बाहुबली हैं, जिनको मीडिया ने भी काफी कुछ प्रतिष्ठा प्रदान की है, बाहुबली कह के, रंगदार कह के, ऐसे पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करके जिससे अनंत सिंह जैसे दो कौड़ी के नेता भी, माफिया भी हीरो बन जाते हैं। वो जब आपके मुंसिफ हों, बिहार के चुनाव में ऐसे माफिया बाहुबलियों की पूरी संख्या है जो बताता है कि कोई भी दल इन बाहुबलियों को दुलारने में, लाने में पीछे नहीं है। और ये जब बिहार के भविष्य चुनने और बुनने वाले हैं तो फिर ये क्या बुनेंगे, ये बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। इसके साथ एक और जो खुलासा मैं करने जा रहा हूं वह किसी बॉम्ब की तरह ही है। और अगर चलताऊ भाषा में कहें और अगर हमें थंबनेल बनाना हो तो बिहार चुनाव का ये है असली बम, भाजपा का हो जाएगा पत्ता साफ। ऐसा कुछ कहना चाहिए। वो क्यों कहना चाहिए वो आगे बताएंगे, लेकिन पहले बाहुबलियों की पूरी कथा एंडी ब्रो लेकर बैठे हैं। तो ओवर टू यू एंडी ब्रो, प्लीज जी, कंटिन्यू। इस पूरे मामले में सबसे पहले तो ये हुआ है कि आरके सिंह जो कि भाजपा के हैं, उन्होंने एक लंबा सा भाषण, मतलब करीब 5 मिनट का बयान है, वो वीडियो लिंक हम डाल देंगे नीचे कमेंट्स में। एक्सक्यूज मी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो दिवाली की बधाई दी, उस 5 मिनट की बधाई के क्रम में उन्होंने सबसे पहले बात शुरू की, और बात शुरू की कि भाई जो आपराधिक छवि के लोग बिहार की राजनीति में आते जा रहे हैं, जिनकी गिनती लगातार बढ़ती जा रही है फिर से, इनको कम किया जाना चाहिए, इनको रोका जाना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो। तो उन्होंने जो नाम गिनाने शुरू किए उसमें ओसामा जैसे नाम तो आए ही, जो कि जाहिर सी बात है कि आरजेडी से जुड़े हुए नाम है। लेकिन उन्होंने बख्शा जेडीयू और भाजपा को भी नहीं। तो वो जो 7 नाम उन्होंने लिए उसमें से जो है वो भाजपा वाले पाले के जो थे, अनंत सिंह वगैरह, वो भी आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला वगैरह का नाम लिया और छोड़ दिया। उन्होंने अनंत सिंह का भी नाम लिया। उन्होंने जो भाजपा वगैरह के समर्थन से जो, या फिर जदयू के साथ जो लोग आ गए हैं, उन सबको भी उन्होंने लपेट लिया। इसके बाद बारी आई पप्पू यादव की। पप्पू यादव इस बीच में काफ़ी विचलित नज़र आ रहे हैं। विचलित क्या नज़र आ रहे हैं? तो जिन लोगों को याद होगा उन लोगों को थोड़ा-सा ध्यान दिला दें। लोकसभा चुनाव के समय में क्या हुआ था कि उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर लेंगे। उन्होंने अपनी साइड से प्रक्रिया जो है वो शुरू भी की, लेकिन बाद में कांग्रेस ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। आखिरी मोमेंट पे पत्ता काट दिया। मतलब एकदम बहुत बुरा वाला काटा जिसको कहते हैं ना, वैसा वाला काट दिया था कांग्रेस ने। तो अब वैसा वाला काटा तो पप्पू यादव दुखी तो बहुत हुए, रोए-धोए भी, लेकिन चुनाव पप्पू यादव जीत गए। अब पप्पू यादव चुनाव जीते तो वो जीते ही, साथ ही एरिया में पैसे बाँटने के लिए कम से कम 5 वीडियो तो मेरे पास हैं जिसमें वो पैसे बाँटते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी हाल-फिलहाल, मतलब इस महीने भर के भीतर। तो 5 वीडियो जब मेरे पास है तो वो पैसे उन्होंने पचासों बार बाँटे होंगे, ये अंदाज़ा लगाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो ये करने के साथ-साथ जो हॉस्पिटल में इलाज में मदद होती है, वो बहुत क्या करते हैं पप्पू यादव, तो इस वजह से पूरा जो पूर्णिया, अररिया वगैरह का क्षेत्र था, इसमें उनका ज़ोर बड़ा था। यहाँ पर वो अपने कैंडिडेट्स उतारना भी चाहते थे अपनी पार्टी से, जो जाप नाम की पार्टी उन्होंने बना रखी थी और जिसका कांग्रेस में विलय किया था। तो उस पार्टी को उन्होंने फिर से निकाला और उस पार्टी के लिए कहा कि भाई हम तुम्हारी मदद तो कर ही रहे हैं, छोटी पार्टी है हमारी सही, लेकिन चलो 2-4 सीटें हमें चाहिए वो तो दे दो। बाकी जगह तुम्हारी मदद करने के लिए तो हम उतर ही रहे हैं। मगर ये भी हुआ नहीं।
हाँ, ये जरूर हुआ कि कांग्रेस से एक मोहम्मद इलियास या इकरा नाम के हैं कुछ, उनके करीबी हैं, उनको पूर्णिया से टिकट मिल गया। इसके अलावा भी पूर्णिया से जो और लोग थे, वो कई लोग उनका टिकट कटा वगैरह, तो ये सारे जो है वो MY समीकरण वाले नाम है। तो उसी समीकरण में आपको ये जगह दिखेगी। तो यहाँ पर पप्पू यादव की नाराजगी हो गई। तो पप्पू यादव को जब अपनी पार्टी से लोगों को टिकट देना था, तो उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया कि धन पशुओं और बाहुबलियों को टिकट दिया जा रहा है। अब जब पप्पू यादव किसी को कह रहा है कि बाहुबली है, तो आप समझ सकते हैं कि किस स्टैंडर्ड का क्रिमिनल है। तो अब इसमें मतलब कुछ कहने लायक बात ही नहीं बाकी रह जाती है। मतलब शहर का जो सबसे बड़ा गुंडा है, वो जिसे कह रहा है कि गुंडा है एंडी कि ब्रो, उसको चुनाव मत लड़ने दो, तो और उसके बाद तो कुछ कहने के लिए बाकी ही नहीं रह जाता। एंडी ब्रो, हाँ, आपका बिहार वैसे है बहुत मजेदार। मतलब शहर का सबसे बड़ा गुंडा मवाली कह रहा है कि फलाना जी गुंडा हैं और फलाना जी हमारे साथ माफिया वाला व्यवहार कर रहे हैं, कमाल कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाइए कथा जी। आगे आगे कथा देखिए, कथा को आप आगे थोड़ा सा बढ़ा करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। एक है IIP नाम की पार्टी है, ऑल इंडिया पान एसोसिएशन। ये भी जातीय समूह है, जाहिर सी बात है। तो इस जातीय समूह का क्या हुआ कि इस जातीय समूह को टिकट मिल गया। टिकट नहीं मिला, मतलब एग्जैक्टली बोले तो सीट छोड़ दी गई। तो सीट छोड़ दी गई, सहरसा की सीट छोड़ करके राजद ने कहा कि आप अपना कैंडिडेट यहाँ से खड़ा कर लीजिए। अब सहरसा जो होता है वो पप्पू यादव का इलाका होता है, पप्पू यादव उसी जिले के होते हैं। तो पप्पू यादव का जिला था, और पप्पू यादव के जिले में RJD के समर्थन से जो कैंडिडेट खड़ा हुआ, उसने यादवों के बारे में बयान देना शुरू किया। उसने यादवों के बारे में बयान दिया था कि यादव अगर तुम्हें एक लाठी मारता है तो उसके गले में दांत काट लो। अगर तुम्हारे पास लाठी नहीं है तो कोई बात नहीं, दांत काट लो और काट के उसको माता यादव को। तो यादवों के बारे में इस किस्म का बयान दे रहा है, और वो भी बयान देने वाला भी कोई बहुत ब्राह्मणवादी मनुवादी होने का उस पर आप इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो पान कम्युनिटी से आता है, जो कि पहले ही OBC है। तो यहाँ पर जो मामला बन के निकल करके आया है वो जाति वाला मामला है, जो कि अब सीन क्या हो रहा है ना कि मेरी जाति का गुंडा जो है उसे टिकट नहीं मिला, और दूसरी जाति का गुंडा जो था उसे टिकट मिल गया। तो यहाँ पर मामला जो है वो निकल करके आ रहा है। तो चाहे वो RK सिंह हो, भाजपा वाले, चाहे वो पप्पू यादव हो, जाप वाले, या कांग्रेस का अच्छा, तो कभी हो नहीं है। अच्छा, ये RK सिंह का कष्ट क्या है? मतलब आप मैं जातीय अगर समीकरण नाम वहां भी लेकर जाना समझिए ना, चाहूँ जी। आप जातीय समीकरण वहां भी समझिए। जातीय समीकरण यहाँ नहीं पे नहीं, और क्या हुआ है पहले कि आप ज्योति सिंह पहले नाम। अच्छा, पहले हाँ आप बताइए। मेरा सवाल सुन लीजिए भाई। RK सिंह साहब वही नामचीन व्यक्ति हैं दर्शकों, जिन्होंने आडवाणी के रथ को रोका था। और वो बहुत दिनों तक इसको गाते भी रहे थे, गुनगुनाते भी रहे थे। लेकिन आपको पता है कि भाजपा वॉशिंग मशीन की एक्सलेमेटिक, मैं भी कोई भी अंग्रेजी शब्द बोल दूंगा कि भाव पड़े, थोड़ा सा जोर पड़े, वजन पड़े। तो वो जो वॉशिंग मशीन की फलानी पावर है, भाजपा वॉशिंग मशीन के, उसने धो दिया इनको। तो फिर ये हिंदूवादी भी बन गए। अब ये बहुत बड़े नौकरशाह रहे हैं, जीवन भर अपराधियों के साथ इनका क्या लेन देन रहा होगा उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। इनका जो चलन है, रहन सहन है, आना जाना है, और यहाँ तक ये एक नई पार्टी बनाने को तैयार खड़े हैं। तो इनके जमाने में जितनी तनख्वाह रही होगी इनकी, उससे कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी कर लें ये तो दूर की बात है। अपना चुनावे लड़ लें, चाहे जमानत ही बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। 10 को आदमी नहीं मिलेगा महाराज जमानत करने के लिए। तो RK सिंह का कष्ट क्या है? माने इनके भी जात के गुंडा को नहीं मिला है, क्या हुआ है? हाँ या हाँ। इनको, इनके बाबू सोना अब को टिकट समझिए, नहीं मिला, क्या अब है? समझिए, यहाँ पर आपको भोजपुर क्षेत्र की पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। तो भोजपुर क्षेत्र की पॉलिटिक्स में क्या हुआ है कि भोजपुर क्षेत्र की पॉलिटिक्स में भाजपा ने घुसेड़ने की कोशिश की पवन सिंह को। तो पवन सिंह यहाँ से जैसे ही उतरे, उतरने के साथ ही उनके साथ हो गया बड़ा वाला खेला। खेला ये हो गया कि वो जो है वो अपनी पहली पत्नी से तो तलाक ले ही चुके हैं, दूसरी पत्नी से तलाक का शायद मामला चल रहा था। पहली पत्नी कौन सी है, दूसरी पत्नी कौन सी है, तो ये सब जो हीरो हीरोइन सब होते हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हों, चाहे वो भोजपुरी वुड के हों,
चाहे उर्दू उड़ के हों, जहाँ के भी हों, तो उनके बारे में ये सब सवाल मेरे पास मत पूछिए, वो बहुत ही बेकार सा सवाल है, हम खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कौन किसकी पत्नी है। मतलब आज है कि नहीं है, कल रात तक तो थी। तो ये स्थिति रहती है। तो ये ऐसी टाइप की स्थिति में कुछ थे भाई पवन सिंह। अब पवन सिंह को लेकर के भाजपा आई कि वो राजपूत वोट ले आएगी। तो पवन सिंह तो आए और उनके चक्कर में क्या हुआ कि कुशवाहा साहब का जो है वो चरण स्पर्श वगैरह भी करवा दिया गया। तो कुशवाहा साहब जो है वो भी थोड़े से जो है वो संतुष्ट हो गए। हालाँकि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो कुशवाहा हारे ही इसलिए थे क्योंकि पवन सिंह थे। पवन सिंह नहीं होते तो उनको इतनी बुरी हार का सामना नहीं करना पड़ता। तो इतनी बेइज्जती के बाद भी कुशवाहा साहब जो है वो झक मार के क्या करते, अब भाजपा जो है वो बड़े भाई वाली भूमिका में है। तो छोटे भाई थे कुशवाहा साहब मान गए। कुशवाहा साहब तो मान गए लेकिन ज्योति सिंह जो थीं, पवन सिंह की पत्नी जी, वो तो मानी नहीं। उन्होंने लगातार बयानबाज़ी की, मुकदमा वगैरह शुरू किया और जो कार्रवाई जो थी वो उससे भर उनका मन नहीं भरा, तो अब वो काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए उतर रही हैं निर्दलीय। जी। तो इसके बाद जो सारा वो राजपूत वोट का भाजपा का सारा तिकड़म था, वो सारा तिकड़म जो है वो फ़ेल हो गया। इसके अलावा एक और जोरदार वार कर दिया है इसी बीच में प्रशांत किशोर ने। शुरू में कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर जो है, वो भाजपा की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है। लेकिन जो सबसे बढ़िया वाला हथियार था, जिसमें वो 9वीं फ़ेल कहा करते थे तेजस्वी को, तेजस्वी यादव कह दिया करते थे। तो ये जो 7वीं पास वाला सम्राट चौधरी पर पड़ा, तो सम्राट चौधरी पर कुछ इतनी ज़ोर का पड़ा है कि सम्राट चौधरी बेचारे उभर ही नहीं पा रहे हैं। अब अचानक से उनको दोनों का होल्डिंग में डाल दिया पार्टी ने भी। अब दोनों का काट हो गया है। आज ही दो बहुत महत्वपूर्ण खबरें अभी अभी जो घटित हुई हैं। हुँ। प्रशांत किशोर चलता फिरता इंटरव्यू छोड़कर भाग गए हैं। कोई एंटरटेनमेंट चैनल की बुतरू तो नहीं थी, कोई एंटरटेनमेंट चैनल की महिला थी। और मजे की बात देखिए कि प्रशांत किशोर जैसा आदमी किस सवाल पर भागा है, जब उससे उसके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स पर बात होने लगी। और उस एंकरा ने, उस रिपोर्टरा ने, और दर्शकों श्रोताओं, ये बहुत ही घटिया और बकवास हिंदी में बोल रहा हूँ, एंकरा और रिपोर्टरा मजाक बनाने के लिए बोलता हूँ मैं। तो प्लीज आप लोग इसका प्रयोग मत करने लगिएगा। मैं ये तंज में कहता हूँ। एंकर और रिपोर्टर खाँटी अंग्रेजी शब्द हैं और इनका हिंदीकरण उस तरह से स्त्रीलिंगीकरण नहीं हो सकता है कि एंकरा और रिपोर्टरा मैंने बोल दिया। लेकिन आजकल नहीं, जिस नहीं, तरह की हिंदी, उसमें भी ये न्यूटर जेंडर है जो कि हिंदी में होता ही नहीं है, जी, नपुंसकलिंग। तो इसलिए अब एक उन्होंने पूछा उनसे, पीके से, कि भाई आप सबकी डिग्री पर बात करते हैं तो आइए आपकी डिग्री पर कुछ बात हो जाए। और उसके बाद पता नहीं पीके को क्या हुआ, मतलब वो आए बाएं बकने लगे और बीच में उन्होंने इंटरव्यू छोड़ दिया। ये एक घटना है आज की। और एक घटना है जिसमें नीतीश चाचा फिर से किसी जीविका दीदी को माला पहनाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। और जो वीडियो आया है वो देखिए कि नीतीश का माला पहना रहे हैं, पीछे से कोई एक हाथ है और सामने चूंकि संजय झा खड़े हैं, एक आध और लोग, तो वो हाथ संजय झा का है या किसका है पता नहीं, जो उस माला को शायद रोक रहा है। अब मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करवाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। सामने महिला है, इधर सामने चचा ऐसे दे रहे हैं और उसका हाथ, और तब चचा बेसाख्ता कहते हैं कि कैसा आदमी है जी, हाथ क्या कर रहा है। और फिर उन्होंने पहना ही माला। अब इस बात को, दिक्कत ये की बात इसमें कुछ नहीं है, भाई घर का बुजुर्ग आदमी है, उसने महिला को, और महिलाओं को माला लोग पहनाते हैं तो केवल वरमाला ही नहीं पहनाते हैं यार। ऐसा होता तो न जाने नेत्रियों कितनी बार वरमाला हो गई होती। अभिनेत्रियों के कितने, खैर अभिनेत्रियां तो सिंदूर विंदूर भी पोत लेती हैं, उसको छोड़िए। अब इस बात को मुद्दा कौन बना रहा है, प्रॉब्लम ये, नहीं, इस नहीं, बात नहीं, को नहीं, नहीं, मुद्दा, तो इसमें जो बढ़िया सी तस्वीर हमें याद आ रही है, वो बढ़िया सी तस्वीर होती है, वो करीबन मतलब मेरी चौड़ाई से ज़्यादा चौड़ी माला और उसमें घिरी हुई मायावती जी। तो महिलाओं को माला नहीं पहनाई जाती है, अला कहाँ से सिखाए हैं, कौन सिखाए हैं भाई? और इसको मुद्दा बना रहे हैं कि नीतीश जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। और ये मुद्दा कौन बना रहा है, मैं बार बार वही बात
सकता हूँ, ये जंगल राज के प्रणेता बना रहे हैं, जिन्होंने शिल्पी गौतम हत्याकांड किया वो बता रहे हैं, जिसका सिपह सालार शहाबुद्दीन तस्लीमुद्दीन है वो एक मुद्दा बना रहा है कि महिला को ये पहना दिया। आप विपक्ष की मतलब मानसिक दिवालियापन देखिए इन लोगों का, एक के बाद एक। और मुझे बार बार लग रहा है, हालांकि आज जो मैंने एक चीज देखी, वो जो मैंने कहा था कि ऐसा भी कह सकते हैं कि बम फूटेगा ये वो इसलिए कि बिहार में पूरे चुनाव को खींच खांच के आरक्षण और जाति इन दो नामों पर ले आने की कोशिश हो रही है। ये कैसे कोशिश हो रही है, इस पर विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना बता दें कि एक उदाहरण से समझिए इसको, कि दरभंगा में आज मुझे दो सभाओं को, नुक्कड़ सभा कह लीजिए और थोड़ा नुक्कड़ से बड़ा और पब्लिक सभा का संस्करण, मझोला संस्करण, मतलब 1000-1500 लोग जमा थे, और उसमें बिल्कुल जमीनी स्तर की वो सभा है, और उसमें जो गणित समझाया जा रहा है उसको जरा ध्यान से सुनिए। हमारे तेजस्वी भैया जब 17 महीने के लिए सरकार में आए थे तो 5 लाख लोगों को नौकरी दिए थे। और प्लीज डोंट एवर थिंक अबाउट द वेरिसिटी ऑफ दीज क्लेम्स, ये सच है झूठ है इस सब पर बाद में बात करेंगे, पहले केवल जो कहा जा रहा है उसको सुनिए। तेजस्वी भैया ने 17 महीने में 5 लाख जॉब दिए, लेकिन अगर उन्होंने उसी समय जो 50% से 62% पिछड़ों का आरक्षण किया था उसको ये मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग जारी रहने देते, हाई कोर्ट में नहीं रुकवाते, तो और फिर कुछ अंक गणित समझाया जाता है कि 5 लाख का इतना परसेंट तो फलाना 12%, और अंततः निष्कर्ष दिया जाता है तो हमारे 80,000 लोग और होते आज इस जगह पर। यानी नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग कंक्लूजन, यानी 80,000 पिछड़ों की नौकरी किसने खाई? ब्राह्मणवादी मनुवादियों ने। संविधान को कौन खतरे में डाल रहा है? ब्राह्मणवादी मनुवादी। और आप जानते हैं कि बिहार में, यूं तो पूरे देश में, लेकिन खासकर अगर बिहार में जाति की बात हो तो बिहारी फिर अपने आप को भी नहीं बख्शेगा। जात के नाम पर पिछले 30 सालों से जो भसड़ हमने मचाई हुई है वो आप सभी लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग इतने कट्टर जातिवादी नहीं होते तो 30 वर्षों से लालू और नीतीश को झेलने को अभिशप्त नहीं होते। बीच में राबड़ी का शासनकाल तो भूल ही जाएंगे, उसकी तो मैंने चर्चा भी नहीं की है। लेकिन तो एग्जैक्टली वो इसके शासन था भी नहीं ना, शासन तो लालू का ही था, राबड़ी तो रबर स्टैम्प की तरह सामने बैठी हुई थी। हाँ, लेकिन कहने को तो हम या लोग या कई मनमोहन बार देखिए, कई बार हम ये भी कहते हैं कि असल में शासन था किसका? राबड़ी का ही शासन था। ऐसा तो नहीं है कि लालू रबर स्टैम्प थे और शासन राबड़ी का था। क्योंकि शिक्षा शासन के स्तर के दरअसल मामले की अगर हम लोग बात करें तो दोनों पति पत्नी एक ही बराबर का शिक्षा का स्तर है। बिहार की शासन कॉलेजों दरअसल में न कैसे विधि लालू का होता है था वो न हमको भी राबड़ी पता है, का था। अभी हाल उस नहीं किया दौर है। में उस दौर में शासन तो एनडी ब्रो साधु और सुभाष का था। ये फिर आप एक क्योंकि नया वीडियो का विषय दे रहे सबसे हैं। ज्यादा गंद जो साधु और सुभाष ने मचाई थी वो उस काल में मचाई थी जिस समय राबड़ी देवी शासन में। इवन राबड़ी एग्जैक्टली, देवी तो जो उन्हीं का था। मुख्यमंत्री बनी थी उसमें 143 विधायक इनके पास थे या नहीं थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और मौलाना साहब ने मुख्यमंत्री बना दिया था राबड़ी देवी को बिना जांच किए कि भैया हस्ताक्षर जिनके हैं वो विधायक यहाँ है भी कि नहीं है, ये देखे बिना उन्होंने मान लिया था कि 143 का इनको समर्थन है। तो ये सब कुछ हुआ था, तो ये उस दौर की बात है। तो एक्चुअल शासन, कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि एक्चुअल शासन जो था वो राबड़ी देवी का था, बेचारे लालू यादव जो थे ना वो असल में रबर स्टैम्प थे। ये बात आपकी उतनी ही जायज है जितनी कि यह बात कहना कि राबड़ी देवी एक धर्मप्राण महिला है, इसमें कोई संदेह नहीं। और उस समय शासनकाल इन्हीं का था। लेकिन मैंने जो बात कही दर्शकों, वो एक अलग वीडियो का विषय है कि अगर बिहार की राजनीति जात पर चली आई तो क्या होगा। हम लोग 2015 में देख चुके हैं और बिहारी इतने कट्टर जातिवादी हैं कि वो खुद को भी नहीं बख्शेंगे। ये अगले वीडियो में देखिएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो हमने बात की वो बात थी माफिया की, वो बात थी गुंडों की, अपराधियों की।
एंडी ब्रो, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क, और जी, उसके बाद कंक्लूडिंग फिलहाल इस रिमार्क सबसे चर्चा बड़ी पर हम ये है विराम कि देते हैं। सबसे पहली चीज ये होती है कि एक जो कहावत होती है ना, जाके पाँव न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। तो कोई भी पराई पीर का या किसी और के दर्द का जिक्र तब करता है जब उसके खुद के भी शरीर में वो समस्या हो गई हो, बिवाई उसके पाँव में भी हो गई हो, तब वो बात करेगा जब बिवाई की और उसके दर्द की, तब वो थोड़ा-सा सही होता है। तो ये चीज़ आपको दिखने लगेगी बिहार चुनाव में जब इन नेताजी लोगों को खुद दिक्कत होने लगी। उनको खुद पता था कि बाहुबली तो चलिए हम हैं, लेकिन हम तो इतने ही इलाके में बाहुबली हैं। उधर वाले मोहल्ले में तो फलाने गुंडे की चलती है। तो उधर वाले मोहल्ले में जब चुनाव लड़ना पड़ा और वहाँ से फलाना गुंडा उतर आया इनके विरुद्ध में, तब इनको याद आया है कि बाहुबली क्या होता है। तो अब यहाँ पे बाहुबली खुद शिकायत कर रहे हैं कि बाहुबलियों को चुनाव में ना उतारा जाए। ये स्थिति हो गई है और उसके बावजूद अगर जनता चेतने को तैयार नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ देखती है जैसे ही एक आरजेडी ने अपने साइड से गुंडे उतारने शुरू किए, तो दूसरी साइड जो भी है वो भी सोचेगा कि अच्छा ठीक है, उधर से बाहुबली वाले को उतारा है, तो हम भी अपनी साइड से बाहुबली को उतारेंगे ताकि थोड़ा मुकाबला जो है वो बराबरी का रहे। हमारा वाला कैंडिडेट बिल्कुल ही पिट-पिटा ना जाए, गोली ना मार दे कोई उसको, बिल्कुल ही कमज़ोर होगा तो। तो इधर से भी जो है बाहुबली को उतारा जाता है। तो ये तो राजनीतिक दलों की आपसी मजबूरी है, लेकिन जनता को ये मजबूरी झेलना ज़रूरी नहीं है। आप इस मजबूरी से बाहर आ सकते हैं। अपनी जात के नाम पर किसी गुंडे को वोट दे करके आने की कोई मजबूरी नहीं है। कहीं नहीं लिखा है कि आपके जात का गुंडा है तो वो अच्छा हो गया। ये चीज़ जनता को समझनी पड़ेगी। वरना ये जो शिकायत आज कर रहे हैं नेताजी लोग बैठ कर के कि बाहुबली को उतार दिया, और वो भी जो कि खुद बाहुबली हैं। तो आप सोच लीजिए कि अगर वो बाहुबली कहीं से चुनाव जीत गया, तो उसके बाद आपकी क्या दशा करेगा और आपके क्षेत्र की क्या दशा करेगा? कई बार देख वो चुके हैं और ऐसे लोगों को जीतते हुए, और इनके जीतने का नतीजा जो है वो बिहार अच्छी तरह भुगत चुका है। शहाबुद्दीन का दौर किसी ने नहीं देखा। अब इसमें भी कुछ लोग जो है वो अच्छाई निकालने लगेंगे कि हाँ ठीक है, बहुत बुरा था, मगर अपने इलाके में कम से कम उसने जो है कम्युनिस्टों को, नक्सलवादियों को जो है पनपने नहीं दी। तो भाई हर बुरे चीज़ अच्छा, में ये कोई ना कोई बताइए अच्छाई ढूँढने एंडी की ब्रो, आदत इस तो जो पर है एक वो। बात याद आ गई। एंडी ब्रो, जी, जी, जी। जो भी मासूम इस तरह का मतलब घटिया तर्क देते हैं कि उसने नक्सलियों को पनपने नहीं दिया, ये बताइए कि इस इलाके में दो डाकू रहते हैं क्या? जो नक्सली काम करते थे लाल झंडा लगा के, शहाबुद्दीन प्रेम से वही काम कर लेते थे बिना लाल झंडा लगाए। उसको जो जमीन पसंद आती थी वो उसे गड़प कर लेता था। अगर 3 लाख की जमीन है तो वो पता चलता था कि वो मालिक जब रोने जाता था तो कहता था कि मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा, आपको नुकसान थोड़े होने दूंगा, 30,000 रुपया दो इनको। अगर वो भाग्यशाली है तो 30,000 मिलता था, वरना 10,000। और अगर उसने लड़ने की सवाल ठानी जवाब तो करेंगे। तेजाब स्नान मिलता था। और वही तेजाब पुत्र आज फिर वोट मांग रहा है, और मजे की बात है कि उसको भी 1-1.5 लाख वोट आएंगे, हो सकता है जीत भी नहीं, जाए, उसके भाई उसके उसके बाद उसके जितना साथ था। वाले जो है उसके साथ वाले जो है ये भी घोषणा कर रहे हैं पहले से कि अगर ये पोस्टर फटा या ये हो गया तो पूरे सिवान में आग लगेगी और पूरा शहर जलेगा। उसमें लिबरल जो है वो उसे बचाने भी आ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो कोई ऐसे ही नशे में कोई युवक था जो कि बकवास कर रहा था। और बाद में फिर क्या होता है कि जिस दिन नॉमिनेशन होता है तो लड़का फिर से नजर आ जाता है नॉमिनेशन में। तो वीडियो का जो दौर है उसकी वजह से भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज को झूठ बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन जनता को बिना वीडियो के भी पता होता है कि सच क्या है। वीडियो की ज़रूरत ऐसी कोई बहुत ज़रूरत नहीं थी। वीडियो नहीं भी होगा तो भी आपको पता है कि ये शहाबुद्दीन या फिर ओसामा या फिर और भी ऐसे जो लोग हैं, ये लोग किस किस्म के लोग हैं और ये लोग क्या करेंगे। तो अपनी समझदारी दिखाए जनता बिहार की, वरना बाकी जो है हर बार जो होता है, वो एक बार और होगा, 5 साल और भुगतेंगे। ट्रेन में जैसे भर के वापस जा रहे हैं, कहने के लिए 1200 ट्रेनें चलाई गई हैं, आप बता दीजिए कहाँ है 1200 ट्रेनें? हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि पहले अश्विनी वैष्णव जो थे, रेल मंत्री महोदय जो थे, वो ट्रेन में आकर के आपका हाल-चाल नहीं पूछते थे। इस बार आकर के ट्रेन में आपका हाल-चाल पूछ रहे हैं। हाँ भैया, बढ़िया से ठुसा गए ना? बाथरूम में ज़्यादा बदबू तो नहीं आ रही है? ज़मीन पे नहीं खड़े नहीं, होकर 3 बार सैनिटाइजर
3 बार सैनिटाइजर बाथरूम में है, ठीक है। हाँ, उस सब में ठीक कमी है, नहीं मतलब है। वो चादर भी बदल दिया गया है, उसमें कुछ सांगानेरी या कोई नया प्रिंट का हाँ, चादर सब दिया गया है। मजदूरों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। हाँ। और सबसे सबसे मजेदार चीज ये आपको अपने ट्रेन के नाम में नजर आ जाएगी। आपकी रेलगाड़ियों का नाम क्या है आपके पास से चलने वाली, उसको देखिए। श्रमजीवी एक्सप्रेस, श्रमिक ज, एक्सप्रेस, गरीब रथ। जन जनसाधारण एक्सप्रेस। थोड़ी सी तो कसर थी तो दर्शकों अर्चना श्रोताओं, आराधना एक्सप्रेस, ऐसा ऐसा भी कुछ पूजा पाठ वाला भी नाम था कुछ, उनको भी याद हाँ कर वो लीजिए। सब भी था। उनको भी याद कर लीजिए, ट्रेन का नाम ही याद कर रहे हैं तो। लेकिन मूलतः आपके ट्रेन के नाम से ही पता चलता है कि वो ट्रेन क्यों चलाई गई है। अर्थात मुजफ्फरपुर से अगर आपको यूपी के बेतिया वगैरह के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है, तो इसलिए नहीं मिल जाती यूपी के जिलों के लिए आपको बस की, क्योंकि बड़ा वहां पे कोई टूरिज्म डेवलप हो गया है। वो तो इसलिए मिलती है क्योंकि वहां पे फैक्ट्री है। गुजरात के लिए जो सीधी सीधी बसें चलती हैं, वो क्यों चलती हैं? इसीलिए चलती है ना, क्योंकि एसी से वहां का जो मजदूर है वो आना चाहता है। एसी से क्यों आना चाहता है? क्योंकि वो भैया ब्लू कॉलर वाला मजदूर नहीं है, वो व्हाइट कॉलर वाला मजदूर है। इतना ही अंतर है। तो ये अंतर कायम रहे, इसके लिए आप लोग बाहुबलियों का चुनाव करते रहिए। और अगर ये अंतर नहीं बनाए रखना चाहते हैं, तो कम से कम अभी चेतिए, आंखें खोलिए। 9-9 कैंडिडेट खड़े, मतलब सबसे कम कैंडिडेट बिहार में जिस विधानसभा से खड़े हैं, वहां पे भी 9 कैंडिडेट खड़े हैं। इस 9 आदमी में से आपको एक ढंग का आदमी नहीं मिलता है चुनने के लिए। तो इसका यही मतलब होता है कि आपने पूछा तक नहीं है कि आपके इलाके से कौन-कौन सा उम्मीदवार खड़ा हो रहा है। तो और अगर अपनी कोई जिम्मेदारी माफिया जनता आपके थोड़ा दरवाजे निभाए पर और आकर, जागे, वरना बाहुबली तो आते रहेंगे चुनाव। और कोई भी नेताजी जब आपके दरवाजे पर आते हैं, तो आप इस बात पर खुश मत होइए कि वो मुंडा आ गए या आपके दरवाजे पर उन्होंने हाथ जोड़ लिए। तो पूछिए कि हे बकलोल शिरोमणि, तुम 5 वर्ष कहाँ थे और तुम्हें क्यों वोट दिया जाए। कम से कम अपने यहाँ की नालियों और इस पर तरस कीजिए। हालांकि विधायक जी का काम तो कानून बनाने का है, लेकिन विधायक जी का और भी बहुत सारा काम है, और कानून डेली नहीं बनवाते हैं विधायक जी। इसलिए उनसे पूछिए, अगर वो उफनते नाले को पार करके वोट मांगने आ सकते हैं, तो उनसे पूछिए कि इस नाले के ऊपर पत्थर का जो स्लैब बनता है वो कौन बनाएगा। आपके यहाँ के मेयर के कैंडिडेट आते हैं, उनसे भी पूछिए। लेकिन अभी बारी है विधायक लोगों की। उन विधायक बनने के लिए जिन लोगों ने नॉमिनेशन किया है, उनकी पात्रता जांचने की। तो प्लीज सवाल पूछिए, और जरूर पूछिए। फिलहाल बिहार की टटका खबर में इतना ही। फिर हाजिर होंगे एंडी ब्रो के साथ आप लोगों के सामने। तब तक के लिए विदा दीजिए, और जिस तरह आप व्यालोकवाणी को अपना स्नेह और प्रेम देते रहे, प्लीज देते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री